जय हिंद साथियों, वेलकम टू प्लस ICS। मैं रॉकी स्वागत करता हूं एक बार फिर से द 20 मिनट सीरीज में। आइए हम लोग एक बार फिर से नए चैप्टर के साथ शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? मौलिक अधिकार। हम लोग भाग 1 और भाग 2 को भी कर चुके हैं, आर्टिकल 1 to 11 तक कर चुके हैं। आज हम लोग कितना से कितना आर्टिकल 12 से 35 तक को करेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि ये सीरीज अच्छी लगेगी। सबसे पहले हम लोग जानते हैं दोस्तों कि मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार ही क्यों बोला गया? फंडामेंटल राइट जिसको बोलते हैं दोस्तों, इसको इंग्लिश में क्या चाहिए? फंडामेंटल राइट बोलते हैं। और यही जो फंडामेंटल राइट को मौलिक अधिकार क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि ये केवल एक व्यक्तियों पर क्या चीज स्पेशल क्या चीज व्यक्तियों पर लागू होता है, ना कि कोई सरकार न कोई संस्था, ये सब पर लागू नहीं होता। ये लागू क्या होता है दोस्तों? केवल एक पर्सनल व्यक्तियों पर लागू होता है। इसीलिए याद रखिएगा। और ये हमारे दैनिक जीवन में ये अधिकार होना बहुत जरूरी है दोस्तों। कौन सा अधिकार? मौलिक अधिकार होना। अगर ये नहीं होगा, मौलिक अधिकार अगर हम लोग से छीन लिया जाता है या सरकार हमसे ले लेती है मौलिक अधिकार, निराश करे, तो हमारा जीवन कैसा? एक नर्क के समान हो जाएगा, एक जेल के समान हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों। जैसे में हम लोग का बोलने का अधिकार है, यही छीन लेगा तो हम लोग तो दिन भर चुपचाप रहेंगे। इसीलिए मतलब घूमने का अधिकार है, हम लोग कहीं आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। जेल में तो उसी तरीका से होता है, ना हम लोग अच्छा से किसी से बोल सकते हैं, ना हम लोग क्या चीज घूम सकते हैं। तो एक तरह से हम लोग का अगर ये छीन लिया जाता है तो हमारा जिंदगी नर्क हो जाता है। ये पढ़ाई के लिहाजे से भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ऐसे नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छा टॉपिक है। क्या चीज? मौलिक अधिकार। आइए हम लोग मौलिक अधिकार को पढ़ते हैं दोस्तों। इसकी मांग सर्वप्रथम कब की गई थी दोस्तों? स्वराज विधेयक 1885 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 में स्वराज विधेयक में, ये क्या चीज में? स्वराज विधेयक में, याद रखिएगा, सर्वप्रथम। और इसके बाद 1931 में कराची अधिवेशन में, याद रखिएगा, 1931 के कराची अधिवेशन में इसकी मांग की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में। याद रखिएगा दोस्तों, 1895 में और 1931 में। आइए हम लोग फंडामेंटल राइट को पढ़ते हैं दोस्तों। सब लोग को पता है, हम लोग भाग 22 पढ़े हैं, जिसमें फंडामेंटल राइट की कितने पर आता है? तो कितना पर? तो भाग 3 में आता है। कितना? भाग 22 भाग में भाग 3 में आता है दोस्तों। याद रखिएगा, भाग कितना में? तो भाग 3 में। और अनुच्छेद कितना से कितना तक? अनुच्छेद 12 से 35 तक, जिसमें हम लोग 11 तक कर चुके हैं दोस्तों, और 12 से 35 तक आज हम लोग करेंगे डिस्कशन। और याद रखिएगा दोस्तों कि भाग 3 को ही भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा कहने का अर्थ क्या चाहिए दोस्तों? ये क्या चीज अधिकार को ही, ये मैग्ना कार्टा शब्द कहाँ? मौलिक अधिकार का ही उपयोग या मैग्ना कार्टा के रूप में किया गया। क्यों? क्योंकि ये ब्रिटेन में उपयोग किया जाता है। ये चीज़ क्या चीज़? मैग्ना कार्टा का। तो पूछे कि भारत का जो मौलिक अधिकार के रूप में मैग्ना कार्टा का नाम से कहाँ जाना जाता है? किस देश में मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा? तो ब्रिटेन में। याद रखिएगा दोस्तों। और ये भारत में इससे भी क्या चीज बोला गया? भारत का मैग्ना कार्टा। अब मैग्ना कार्टा शब्द कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन के संविधान से। याद रखिएगा दोस्तों। और याद रखिएगा क्या चीज कि वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6। लेकिन मूल संविधान जब भी अगर हम बोले कि मूल संविधान कहने का मतलब जब संविधान बन के तैयार होता है उसी को बोलते हैं मूल संविधान। यानी प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो 7। और अभी वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6 है दोस्तों। याद रखिएगा। तो वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6। और प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो 7। याद रखिएगा, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार है। 6 मौलिक अधिकार है, तो 7 से 6 मतलब 1 घटा दोस्तों। तो ये मौलिक अधिकार, कौन सा मौलिक अधिकार हटा? तो संपत्ति का अधिकार हटा। कौन सा मौलिक अधिकार? तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया दोस्तों 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में। इसको संशोधन करके क्या चीज? मौलिक अधिकार को आप कानूनी अधिकार बना दिया गया। और मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में अंतर क्या है दोस्तों? दोनों में अंतर तो होना चाहिए कि अगर मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया तो दोनों में अंतर क्या? जैसे मौलिक अधिकार है दोस्तों, ये आम जनता, हम लोग का मौलिक अधिकार है बोलने का अधिकार। ये कोई हमारा मतलब जनता, चाहे सरकार, कोई नहीं छीन सकती है हमसे।
कुछ दशा में छीन सकती है, निलंबन किया जा सकता है कुछ दशा में, इमरजेंसी है सबके मामला में। लेकिन ऐसे नॉर्मली मौलिक अधिकार का अगर कोई हनन करता तो हम इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में चल जाते हैं। मतलब ये मेरा मौलिक अधिकार का कोई हनन नहीं कर सकता, सरकार भी हमसे ये नहीं छीन सकती है। लेकिन अगर कानूनी अधिकार बन जाए तो कानूनी अधिकार में क्या होता है दोस्तों कि अगर इससे कानूनी अधिकार में क्या होता है कि कोई व्यक्ति तो आपसे ये अधिकार नहीं छीन सकता है। आस पड़ोस के आदमी, चाहे कोई भी व्यक्ति, चाहे कि अगर आपका मान लीजिए कि संपत्ति के अधिकार को, तो आपका कोई संपत्ति कोई नॉर्मल व्यक्ति, चाहे पड़ोसी, कोई नहीं छीन सकता। और अगर कानूनी अधिकार में यही होता है कि पड़ोसी नहीं छीन सकते, लेकिन अगर सरकार को जरूरत पड़े उस भूमि का, चाहे उस संपत्ति का, तो सरकार आपसे उसके बदले मुआवजा दे करके उस भूमि को अपने पास रख सकती है। याद रखिएगा दोस्तों, यही मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में अंतर है। इसीलिए संपत्ति के अधिकार को हटा करके अब उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। आर्टिकल कितना में जोड़ा गया? तो 300 के क में जोड़ा गया। कानूनी अधिकार को ही बोलते हैं वैधानिक अधिकार। याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, कभी पूछ देता है कि संपत्ति के अधिकार को किस अधिकार के रूप में परिवर्तन कर दिया गया, तो कभी ऑप्शन में कानूनी देगा, कभी वैधानिक देगा, तो ये कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। याद रखिएगा क्या चाहिए दोस्तों कि संपत्ति के अधिकार को अब कानूनी अधिकार बना दिया गया। केमा संविधान संशोधन द्वारा, 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसे संशोधन करके हटा दिया गया दोस्तों। और याद रखिएगा दोस्तों कि इसे कितना आर्टिकल में जोड़ा गया है? आर्टिकल 300 के क में जोड़ा गया। याद रखिएगा 300 के क्या में इसे जोड़ दिया गया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो हम लोग क्या चीज पढ़े दोस्तों कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो 7, और वर्तमान में कितनी है? तो 6। और ये जो क्या चीज जो एक मौलिक अधिकार हटाया गया दोस्तों, वो कौन? संपत्ति का अधिकार को हटाया गया केमा संविधान संशोधन के द्वारा, तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। कब? तो 1978 में हटाया गया। याद रखिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों कि वर्तमान में क्या चाहिए कि वर्तमान में जो 6 मौलिक अधिकार है उसको पढ़ते हैं कि वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार कौन कौन है उसको देखते हैं दोस्तों। तो पहला क्या चाहिए दोस्तों कि समता का अधिकार। क्या चाहिए? समता का अधिकार। दूसरा क्या चाहिए? ये आर्टिकल कितना से कितना तक है? 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों 19 से 22 तक, आर्टिकल 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों आर्टिकल 19 से 23 से 24 तक। धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 तक दोस्तों। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 एवं 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है दोस्तों। और याद रखिएगा आर्टिकल 32 को ही भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है दोस्तों। याद रखिएगा क्या चीज? आर्टिकल 32 को ही भीमराव अम्बेडकर ने हृदय एवं आत्मा कहा। किस आर्टिकल को? तो आर्टिकल 32 को ही। और हम लोग अब एक बार रिकॉल करते हैं दोस्तों क्या चीज? पहला हम क्या चीज पढ़े? समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार, फर्स्ट मौलिक अधिकार पढ़े दोस्तों। दूसरा में क्या चीज? स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा में शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर चौथा में हम लोग क्या पढ़े दोस्तों? धर्म की स्वतंत्रता। पांचवा में संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। छठा में संवैधानिक उपचारों का अधिकार पढ़े हम लोग दोस्तों। इसलिए 6 याद रखिएगा दोस्तों। अब यही 6 को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये 6 में क्या स्टार्टिंग से दोस्तों। आइए दोस्तों, लेकिन समानता का अधिकार कब से कब था दोस्तों? 14 से 18। इससे पहले आर्टिकल 12 और 13 को हम लोग पढ़ते हैं कि 12 में क्या है, आर्टिकल 12 में क्या है, आर्टिकल 13 में क्या है। तो आर्टिकल 12 में क्या है दोस्तों? राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा कहने का अर्थ है दोस्तों कि राज्य मौलिक अधिकार के खिलाफ वैसा कानून नहीं बनाएगा जिससे हमारा मौलिक अधिकार का हनन हो। चाहे हम मौलिक अधिकार के खिलाफ कानून नहीं बना सकता, लेकिन राज्य बोले तो ये अपना कुछ ऐसा अधिकार है दोस्तों कि इस पे प्रतिबंध लगा सकता। राज्य आगे समझिएगा दोस्तों कि राज्य कहने का अर्थ क्या है? ये राज्य है तो राज्य कहने का अर्थ क्या? ये गुजरात महाराष्ट्र सब बोल देंगे, चाहे बिहार बोल देंगे तो वो भी होगा। जैसे राज्य है तो वो भी होगा, लेकिन राज्य कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल है वो भी एक तरह से स्टेट ही है, जो राज्य है ये भी एक तरह से स्टेट में ही आता है। जैसे रेलवे है दोस्तों, रेलवे है तो क्या चाहिए? वो भी एक स्टेट है। मतलब क्या चाहिए इससे हम लोग? जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी हो गया, वो भी क्या चाहिए दोस्तों? तो एक स्टेट ही बोल सकते हो उसको। चाहे बिजली विभाग वाला को बोल सकते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिक बोर्ड वाला को, उसको भी। अब जैसा मैं मान लीजिए कि इन लोग के पास वैसा अधिकार ना रहे दोस्तों कि मतलब इन लोग को कुछ ऐसा अधिकार, मान लीजिए कि बिजली विभाग वाला को बोल दे कि
क्या चाहिए कि हम लोग को बिजली पाने का अधिकार है दोस्तों, मान लीजिए सरकार दिया, लेकिन अब ऐसा थोड़ी ना कि हम गए और जाकर बिजली टोका फंसा कर ले लिए। तो ये सब ऐसा करने से तो उससे सरकार का हानि होगा, सरकार को लॉस होगा। तो उन लोग को कुछ अधिकार दिया गया दोस्तों कि आप रूल नियम बनाने का, इसलिए बोल रहा है कि राज्य की परिभाषा दिया गया आर्टिकल 12 में, याद रखिएगा। और आर्टिकल 13 में क्या दोस्तों, अल्पीकरण, याद रखिएगा। आर्टिकल 13 में क्या है, अल्पीकरण। अल्पीकरण कहने का मतलब क्या चाहिए दोस्तों, इस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार की सीमाओं का वर्णन किया गया दोस्तों। मौलिक अधिकार को सीमाओं, अब जैसे सीमाओं कहने का मतलब क्या चाहिए दोस्तों, चाहे सीमाएं बोले चाहे अल्पीकरण बोले, एक ही तरीका से हो गया दोस्तों, इसी का डिफिनेशन हो गया। क्या चाहिए, अल्पीकरण कहने का अर्थ क्या चाहिए दोस्तों, कि अगर मान लीजिए कि हम लोग का बोलने का अधिकार है तो किसी को गाली दे देंगे, एक तरीका से घूमने का अधिकार, तो कहीं भी किसी का पर्सनल एरिया में भी घूमने चल जाएंगे। तो वही चीज़ बताया गया कि मतलब आप लोग का मौलिक अधिकार है, लेकिन मौलिक अधिकार को जो मौलिक अधिकार मिला हुआ है उसका हनन नहीं कीजिए, मतलब जितना है उसकी सीमा में रहिए। अगर जो आपका जो मौलिक अधिकार है वो अगर सीमा को तोड़ रहा, मौलिक अधिकार के सीमा को मतलब अगले व्यक्ति को नुकसान पहुंचा रहा है, चाहे उसको दुख पहुंचा रहा है, जो भी समझिए दुख पहुंचा रहा है, तो उस मौलिक अधिकार को छन्न मान जाएगा, मतलब शून्य मान लिया जाएगा। याद रखिएगा, उस मौलिक अधिकार को खत्म कर दिया जाएगा अल्पीकरण द्वारा, आर्टिकल 13 द्वारा। इसीलिए बोला गया कि इस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार की सीमाओं का वर्णन है, मतलब इसके सीमा से नहीं बढ़ना है मौलिक अधिकार के। आइए दोस्तों आर्टिकल 14 से पढ़ते हैं हम लोग। आर्टिकल 14 में क्या चीज पढ़े हैं दोस्तों, समानता का अधिकार। 14 से 18 तक में हम लोग को क्या पढ़ना है, समानता का अधिकार। समानता के अधिकार देखते हैं दोस्तों, 14 से 18 तक में आ गए। क्या चीज, आर्टिकल 14 में क्या है कि विधि के समझ समानता। क्या चाहिए दोस्तों, आर्टिकल 14 में विधि के समझ समानता। विधि के समझ समानता कहने का अर्थ है दोस्तों क्या चीज, कि यह यूके के संविधान से लिया गया। और विधि के समझ समानता मतलब क्या चाहिए कि कानून के समझ सब समान है। क्या चाहिए, कानून के नज़र में सब समान है। जैसे आप अगर मान लीजिए हम हिंदू है, मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, एक तरीका से हो गया दोस्तों। और ये सब मिल करके अगर कोई भी सजा करे तो क्या हिंदू को अलग सजा मिलेगा, मुस्लिम को अलग सजा मिलेगा, या ईसाई को अलग सजा मिलेगा? नहीं। इसमें क्या चीज बोला गया आर्टिकल 14 में कि कानून के समझ समानता, मतलब कानून के सामने सब समान है। इसीलिए बोला गया क्या चीज कि कानून के सामने सब समान है। याद रखिएगा दोस्तों। और इसी में एक और लाइन में क्या चीज बोला गया दोस्तों, कानून के समान संरक्षण। इसका इसमें अंतर है दोस्तों, विधि के समान समानता और कानून के समान समानता। इसे विधि कानून एक ही हो गया दोस्तों, लेकिन समान संरक्षण है दोस्तों, समान समानता। समान संरक्षण व्यवस्था दोस्तों कहाँ से लिया गया, यूएसए से। और जो समानता है दोस्तों ये कहाँ से लिया गया, तो यूके से। याद रखिएगा, समाज समानता यूके से। यूके बोले तो यूनाइटेड किंगडम, और यूएसए बोले तो कौन, अमेरिका। ये कहाँ से लिया गया, कानून के समान संरक्षण, तो यूएसए से। और समान संरक्षण कहने का अर्थ है दोस्तों, उसमें हम लोग क्या पढ़े कि जैसे में अलग अलग जाति है तो उन लोग चाहे अलग अलग जाति है, चाहे मैं हिंदू है चाहे मुस्लिम है, कोई भी, सब कानून के समझ कुछ है, सब समान है दोस्तों। याद रखिएगा। लेकिन इसमें यूएसए के संविधान में क्या लिखा गया था कि अगर मान लीजिए कि एगो 25 साल का लड़का, एक 5 साल का लड़का, दोनों को अगर दोनों एक ही गलती करता है तो दोनों को एक ही सजा मिलेगा? नहीं। इसमें क्या करें दोस्तों कि कुछ छूट दिया गया है, मतलब समान तो सब है, सजा दोनों को मिलेगा, लेकिन उसकी क्षमता के अनुसार मिलेगा। क्या चीज, जैसे मैं 25 साल की गलती के क्षमता के अनुसार, और इसको भी 5 साल के भी गलती के क्षमता के अनुसार, मतलब दोनों में अलग अलग मिलेगा। उसी तरीका से जैसे महिलाओं को और पुरुषों में बहुत अंतर हो, जैसे महिलाओं को आज तक अभी तक कभी फांसी नहीं मिला दोस्तों। तो ये सब मतलब शारीरिक क्षमता के अनुसार भी दिया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों। यही समान कानून के समझ समान संरक्षण किस आर्टिकल से, तो आर्टिकल 14 में कहाँ से लिया गया, तो यूएसए से। याद रखिएगा दोस्तों। हाँ, याद हम लोग 3 आर्टिकल पढ़े दोस्तों। तीनों में क्या पढ़े, आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा, 13 में क्या पढ़े दोस्तों, अल्पीकरण, मतलब सीमाओं, जो भी मौलिक अधिकार है बने हुए हैं वो सीमाओं के अंदर ही बने हुए हैं, अगर उससे बाहर करते हैं तो उसे शून्य माना जाएगा। याद रखिएगा। 14 में क्या पढ़े दोस्तों, समानता का अधिकार या विधि के समान समानता। क्या चीज, विधि के समान समानता या कानून के समान समानता। और आर्टिकल 15 क्या दोस्तों, आर्टिकल 15 के अनुसार जाति,
के नाम पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। क्या चीज़ दोस्तों, आर्टिकल 15 में क्या चीज़ बोल रहा है कि आप जाति के नाम पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। किसी को, जैसे आप हिंदू है, मुस्लिम है, ये नहीं आप उससे भेदभाव नहीं कर सकते, तू मुस्लिम है तो उधर जाओ, चाहे तू हिंदू है तो इधर जाओ, ये सब ऐसा नहीं कर सकता है। जाति में भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों कि आप SC है, ST है, चाहे आप ब्राह्मण है, चाहे जो भी हो, जनरल OBC, ये सब चलता है दोस्तों, चलता था पहले, अब तो ये सब खत्म हो चुका है। और ये सब क्या चीज़ कीजिएगा तो दंडनीय भी माना जाएगा। क्या चीज़, जाति पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, जन्म स्थान के भी इसमें ऐड कर लीजिएगा दोस्तों कि जन्म स्थान के पर भी, जन्म स्थान के पर भी भेदभाव नहीं कर सकता है, इस पर रोक लगाएगा आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 15 में के 3 में क्या दोस्तों, अब जैसे में हम बोल रहे हैं कि भेदभाव नहीं करना चाहिए, तो महिलाओं को हर चीज़ में आरक्षण दिया जाता है दोस्तों, ये आप लोग भी जानते हैं, दिया जाता है कि नहीं। तो इसीलिए क्या चाहिए, वो भी आर्टिकल में लिखा गया, क्या चाहिए, आर्टिकल 15 के 3 में क्या चाहिए कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध का निर्माण किया जा सकता है। क्या चाहिए, ये भी लिखा हुआ आर्टिकल में, क्या चाहिए कि महिलाओं और बच्चों को विशेष उपबंध किया जा सकता है, उसके बारे में। और आर्टिकल 15 के 4 में क्या चाहिए दोस्तों, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्गों के लिए भी विशेष प्रावधान किया जा सकता है। इसमें याद रखिएगा दोस्तों कि आर्टिकल 15 में क्या चीज पढ़े, जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। 15 के 3 में क्या पढ़े कि महिलाओं और बच्चों को विशेष प्रावधान दिया जाना चाहिए, दिया जाएगा, प्रावधान बनाया जा सकता है, चाहे याद रखिएगा। और आर्टिकल 15 के 4 में क्या चाहिए दोस्तों कि पिछड़ा वर्गों को भी क्या चाहिए, पिछड़ा वर्गों के लिए विशेष प्रावधान दिया जाएगा, याद रखिएगा। हम लोग 4 जितना पढ़े दोस्तों एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। 14 में क्या चीज पढ़े, 14 में क्या पढ़े, विधि के समानता या समानता का अधिकार। 15 में क्या पढ़े, जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए 15 में, चाहे जन्म स्थान के ऊपर। 15 के 3 में क्या पढ़े दोस्तों कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध किया जाएगा। और 15 के 4 में क्या पढ़े दोस्तों कि अति पिछड़ा वर्गों के लिए विशेष उपबंध किया जाएगा। आर्टिकल 16 को देखते हैं दोस्तों। आर्टिकल 16 में क्या है कि लोक नियोजन मतलब नौकरी की समानता। नौकरी की समानता मतलब कोई अगर सरकारी पद है दोस्तों, सरकारी नौकरी है, उसमें क्या चाहिए कि सबको एक समान देखा जाएगा। लेकिन इसमें भी आप लोग बोलेंगे कि जैसे में महिलाओं हैं तो उन लोग को छूट दिया जाता है दोस्तों, पिछड़ा वर्ग है उन लोग को भी छोड़ दिया जाता है। तो वो आरक्षण दिया गया दोस्तों, वो आर्टिकल में ही लिखा गया कि मतलब इन लोग को आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि उन लोग पर पहले बहुत शोषित हुए हैं, इसी के कारण उन लोग को आरक्षण दिया गया। तो इसमें क्या चाहिए है कि लोक नियोजन की समानता मतलब नौकरी में सबको समान देखा जाएगा। और अनुच्छेद 16 के 4 में दोस्तों अभी बोल रहे थे क्या चीज कि समान प्रतिनिधित्व के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का प्रदान किया गया। तो पिछड़ा वर्गों को आरक्षण दिया जाता है दोस्तों, ये आप भी जानते हैं। तो वही पिछड़ा वर्गों का आरक्षण का प्रावधान लिखा हुआ आर्टिकल में, आर्टिकल 16 के 4 में। आर्टिकल 17 देखते हैं दोस्तों कि आर्टिकल 17 क्या है कि आर्टिकल 17 में क्या है कि दोस्तों अस्पृश्यता बोले तो कहने का छुआछूत, मतलब हम लोग एक दूसरे से छुआछूत की भावना नहीं रह सकते हैं। ये किस आधार पर, तो जाति और धर्म के आधार पर। छुआछूत और किस चीज़ पर होगा दोस्तों, जाति धर्म पर ना, कि तुम फलना जाति का हो, तुम फलना जाति का हो, तो इस आधार पर जाति के आधार पर क्या चीज छुआछूत होता है। और धर्म के आधार पर तुम इस धर्म का हो उस धर्म का हो, तो इस पे क्या चीज, इस पर भी छुआछूत होता है, याद रखिएगा। लेकिन छुआछूत नहीं कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 17 में ऐसा भी लिखा गया दोस्तों क्या चीज कि छुआछूत कुछ विषयों में कुछ विशेष दशा में कर भी सकते हैं। अब जैसे में कोरोना वायरस है, चाहे HIV वायरस, कोई भी मतलब ऐसा भी मतलब संक्रमण रोग, वैसा संक्रमण रोग जैसे में एक दूसरे से फैले तो उससे हम छुआछूत कर सकते हैं, वैसा कंडीशन में। ऐसे हम जाति धर्म के आधार पर छुआछूत नहीं कर सकता है, लेकिन कर भी सकता है। तो कौन सा कंडीशन में, अब बताएं कि वैसा कोई संक्रमण बीमारी हो जिससे अगले को नुकसान हो, अगला व्यक्ति को, तब उससे हम छुआछूत कर सकते हैं। वैसे अन्यथा हम लोग क्या चीज जाति और धर्म के नाम पर छुआछूत नहीं कर सकते हैं। अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, यह आर्टिकल कितना में है दोस्तों, तो आर्टिकल 17 में है। आर्टिकल 18 पढ़ते हैं दोस्तों, समानता का अधिकार का लास्ट थी क्या चीज, समता का अधिकार का लास्ट आर्टिकल क्या चीज, समता। उपाधियों का अंत दोस्तों, उपाधियों का अंत कहने का दोस्तों मतलब क्या चाहिए दोस्तों, उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 में क्या है कि उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत कहने का मतलब क्या चाहिए, जैसे मैं
मान लीजिए कि आपको भारत रत्न मिला है, क्या चाहिए कि भारत रत्न मिला है, तो आपको भारत रत्न मिला है तो आप उसको आप उपाधि के रूप में आपको तो मिल गया, पुरस्कार के रूप में तो मिल गया, लेकिन आप उसको नाम में यूज नहीं कर सकते हैं। क्या चाहिए, जैसे मैं मान लीजिए कि कोई व्यक्ति का नाम है तो नाम के बाद में बोल सकता है कि फलना को भारत रत्न पुरस्कार मिला, लेकिन और यही बोल रहे हैं कि इसके नाम के पहले जैसे सचिन तेंदुलकर को मिला था, सचिन तेंदुलकर को क्या चाहिए दोस्तों, तो ऐसे नहीं भारत रत्न सचिन तेंदुलकर नहीं बोल सकते हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला ये बोल सकते हैं। यही बोला कि उपाधि के रूप में नहीं लगाया जा सकता। कौन सा, आर्टिकल 18 के तहत बोल दिया गया कि आप कोई भी जैसे बाहरी पुरस्कार, जैसे विदेशों से भी पुरस्कार मिले आपको, कोई भी वैसा उपाधि मिले तो उस उपाधि को आप नहीं ले सकते हैं, लेकिन ले सकते हैं, लेकिन आप नाम के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं। ले भी सकते हैं, अगर बाहर से मिले, विदेशियों द्वारा कोई उपाधि मिल रहा है तो आप उपाधि ले सकते हैं, लेकिन उपाधि को नाम के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। ले भी, और उसमें भी लेने का भी कंडीशन क्या चाहिए दोस्तों, तो भारत के राष्ट्रपति मतलब उससे परमिशन लेना पड़ेगा कि हाँ हमको इस देश से इस चीज का उपाधि मिल रहा, तो भारत के राष्ट्रपति से उसका मतलब परमिशन लेना पड़ेगा, तब वो उपाधि ले सकते हैं। लेकिन उपाधि लेने के बाद भी आप उसको नाम के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। सिंपल याद रखिएगा दोस्तों, कोई भी उपाधि आप उसको नाम के, लेकिन इसमें भी कंडीशन है। क्या चीज, मान लीजिए कि अथी में डॉक्टर ये सब हो गया दोस्तों, तो आप डॉक्टर की उपाधि ले सकते हैं। जैसे में आप MBBS कर लिए था, बहुत सा ऐसा है जो एजुकेशन सेक्टर में है दोस्तों, उसका उपाधि आप ले सकते हैं। जैसे मैं डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, तो इंजीनियर ये फलना कुमार, इंजीनियर एक कुमार, तो ये सब का उपाधि ले सकते हैं। लेकिन यही बोले जैसे भारत रत्न बोले, चाहे विदेशों द्वारा कोई उपाधि लिया जा रहा है तो उसको आप नहीं ले सकते हैं। तो हम लोग समता का अधिकार देख लेंगे दोस्तों। इसमें कितना आर्टिकल था, तो 14, 15, 16, 17, 18 5 आर्टिकल पढ़े दोस्तों। 14 में क्या चीज पढ़े, विधि के समझ समानता और कानून के समझ समानता। 15 में क्या चीज पढ़े, जाति धर्म लिंग के आधार पर हम लोग को भेदभाव नहीं करना चाहिए। 15 के 3 में क्या पढ़े दोस्तों, कि महिलाओं एवं बच्चों को विशेष प्रावधान दिया जाएगा। और 15 के 4 में क्या पढ़े दोस्तों, तो 15 के 4 में क्या पढ़े, पिछड़ा वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। 16 में क्या पढ़े दोस्तों, तो लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी में सबको एक समान देखा जाएगा, लेकिन पिछड़ा वर्गों को छूट दिया जाता है दोस्तों। ये 16 के 4 में लिखा हुआ है। और 17 में क्या पढ़े हम लोग, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत हम लोग नहीं कर सकते हैं, किस चीज़ पर, जाति धर्म के आधार पर हम लोग छुआछूत नहीं कर सकते हैं। 18 में क्या पढ़े, उपाधियों का हम लोग उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा नाम के पहले। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार में हम लोग कितना से कितना दोस्तों, 19 से 22 तक हम लोग पढ़े कि आर्टिकल स्वतंत्रता का अधिकार में कितना से कितना तक है। यहाँ पढ़े ना हम लोग क्या चीज कि स्वतंत्रता का अधिकार कितना से कितना था, 19 से 22 तक था दोस्तों। 19 से 22 तक हम लोग 19 से 22 तक का एक्सप्लेन करेंगे। आर्टिकल 19 देखिए दोस्तों, आर्टिकल 19 क्या कह रहा है। आर्टिकल 19 का था दोस्तों में, इसमें 7 अधिकार थे दोस्तों। कितना अधिकार, तो 7 अधिकार थे। कितने, तो 7 अधिकार, जिसमें से इसमें भी एक अधिकार संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। क्या चीज, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। इसमें भी संपत्ति है, और एक और संपत्ति पढ़ने को मिलेगा हम लोग को आर्टिकल 31 में, उसको भी हटा दिया गया दोस्तों। इस संपत्ति और उस संपत्ति में अंतर है दोस्तों, ये भी बतलाएंगे। और क्या चाहिए हम लोग को पढ़ना है, आर्टिकल 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसी आर्टिकल 19 में ही दोस्तों क्या चाहिए, इंटरनेट की स्वतंत्रता, हम लोग को बोलने का स्वतंत्रता है, चाहे प्रेस की स्वतंत्रता है। प्रेस मतलब मीडिया का स्वतंत्रता। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है दोस्तों कि प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है, तो किस आर्टिकल में, आर्टिकल 19 में। चाहे बोलने की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 19 में। ये सब हम लोग पढ़ते हैं। आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 के ए में क्या चाहिए दोस्तों, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19A के बी में क्या चाहिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार। बिना हथियार के मतलब बिना हथियार के हम लोग कहीं भी प्रदर्शन कर सकते हैं। फर्स्ट याद रखिएगा 19 के ए में दोस्तों कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा में याद रखिएगा दोस्तों क्या चीज पढ़े हम लोग, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार। तीसरा में हम लोग क्या चीज पढ़ रहे हैं दोस्तों, नागरिकों को संघ एवं सब संगठन बनाने का, याद रखिएगा, चाहे सभा या समूह बनाने का। क्या चीज, सभा या समूह बनाने का।
सभा या समूह बनाने का अधिकार आर्टिकल 19 के ए के सी में है। 19 के सी डायरेक्ट याद रखिएगा दोस्तों, 19 के सी में है। 19 के डी में क्या चाहिए दोस्तों, देश के पूरे क्षेत्र में आवागमन का अधिकार। क्या चाहिए, देश के पूरे क्षेत्र में आवागमन का अधिकार किस आर्टिकल में है, तो 19 के डी में है, याद रखिएगा। और 19 के ई में क्या चाहिए, देश के किसी भी हिस्से में रहने वाले का अधिकार। मतलब क्या चाहिए, इसको सिंपल याद रखिएगा दोस्तों। फर्स्ट में क्या चीज पढ़े हम लोग कि भाषण एवं हम लोग को बोलने का अधिकार है, फिर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है, फिर तीसरा में क्या पढ़े दोस्तों, सभा या समूह बनाने का अधिकार है। चौथा में क्या पढ़े दोस्तों कि आवागमन हम लोग मतलब घूम सकते हैं, भारत देश में ही भ्रमण कर सकते हैं। फिर क्या चाहिए, वहाँ रहने का अधिकार, मतलब किसी देश में किसी हिस्से में रहने का अधिकार, मतलब आवास लिख सकते हैं, मतलब हम लोग वहाँ आवास कर सकते हैं, मतलब आवास मतलब रह सकते हैं। और फिर उसके बाद एफ में क्या चाहिए दोस्तों, संपत्ति का अधिकार, इसको अब हटा दिया गया है। और कोई भी, और जी में क्या चाहिए, 19 के जी में कि कोई भी हम लोग वहाँ पेशा बोले तो वहाँ रोजगार कर सकते हैं, कहीं भी भारत में कहीं भी रोजगार कर। तो इसी में हम लोग क्या चीज़ पढ़े दोस्तों, याद रखिएगा, सीधा सीधा रिकॉल कीजिएगा। क्या चीज़ कि इसमें बोलने का अधिकार है, प्रेस की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19 में ही हम लोग पढ़े हैं दोस्तों। चाहे सभा हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है दोस्तों, या सभा या समूह बनाने का अधिकार है, या हम लोग क्या चीज़ पढ़े, उसके बाद आवागमन का अधिकार है, भारत में कहीं भी आवागमन कर सकते हैं दोस्तों, वहाँ हम लोग निवास कर सकते हैं दोस्तों, मतलब रह सकते हैं, याद रखिएगा। आर्टिकल लास्ट वाला क्या पढ़े, 19 के जी में क्या पढ़े दोस्तों कि हम लोग वहाँ कोई भी पेशा या रोजगार कर सकते हैं, एकदम सीधा याद रखिएगा दोस्तों। ये कहानी बना के आर्टिकल 19 आशा करते हैं याद हो गया होगा दोस्तों। आर्टिकल 20 में चलते हैं। आर्टिकल 20 क्या बोल रहा है, आर्टिकल 20 में क्या दोस्तों कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि, क्या चाहिए, अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संबंध में संरक्षण। मतलब अपराध के लिए, मतलब जो अगर हम अपराध किए हैं तो उसके लिए क्या क्या हम लोग को भुगतना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि हम एक बार अपराध कर दिए, आज अपराध कर दिए, तो हम जिंदगी भर के लिए तो अपराधी, हमको एक अपराध के लिए बार बार सजा थोड़ी ना दिया जाएगा। अगर एक बार अपराध किया तो एक बार सजा मिल गया, अगर सजा खत्म हो जाता है तो उसके फिर हम निर्दोष साबित हो जाएंगे दोस्तों। फिर उस चीज़ को सरकार हम पे बार बार मतलब गढ़ नहीं सकते कि आप ये एक चीज़ किए, याद रखिएगा। तो क्या चीज़ बोल रहा है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। क्या चीज़, एक अपराध के लिए एक ही, सीधा याद रखिएगा, एक अपराध के लिए एक सजा दिया जाता है दोस्तों। उसी का क्या चीज लिखा हुआ है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं किया जा सकता। मतलब एक बार से अधिक, अगर एक बार सजा किया तो एक ही बार दंड किया जाएगा, ना कि एक से अधिक बार उसी चीज़ के लिए। लेकिन आप अगले बार करते हैं तो फिर उस चीज़ के लिए सजा मिलेगा, लेकिन आप जो पिछला बार किए हैं उसके हिसाब से नहीं मिलेगा, याद रखिएगा दोस्तों। और इसमें क्या मिलता है दोस्तों कि एक पॉइंट और याद रख सकते हैं कि आप खुद के विरुद्ध गवाही देने पर किसी को मजबूर नहीं कर सकते हैं। क्या चाहिए कि आप खुद के विरुद्ध किसी को गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। हम लोग पढ़ लिए दोस्तों अपराध में दोष सिद्धि, आर्टिकल कितना में है, 20 में। आर्टिकल 19 में क्या पढ़े, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता, और हम लोग इसमें बोल सकते हैं सभा या समूह बनाने की स्वतंत्रता, चाहे उसमें क्या चाहिए घूमने की स्वतंत्रता, सब आर्टिकल 19 में ही है दोस्तों, याद रखिएगा। आर्टिकल 20 में अपराध के लिए दोष सिद्धि दोस्तों। आर्टिकल 21 में क्या चाहिए दोस्तों, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या चाहिए, प्राण मतलब हम लोग का जीवन का अधिकार, याद रखिएगा सीधा के जीवन का अधिकार पूछे तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, याद रखिएगा, दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कितना आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 21 में। ये आर्टिकल 21 के ए लिखा हुआ है दोस्तों। आर्टिकल 21 हम लोग आगे देखते हैं, ऊपर नीचे हो गया, यहाँ पर देख लीजिएगा। आर्टिकल 21 के तहत स्वेच्छा से विवाह करने का अधिकार है दोस्तों, विदेश भ्रमण करने का अधिकार है दोस्तों, निजता का अधिकार है दोस्तों, कि हम लोग का खुद का अधिकार है। अनुच्छेद 21 के तहत ही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, याद रखिएगा, निजता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक मतलब हम लोग का जीवन का अधिकार, मतलब जीने का अधिकार है दोस्तों। हम लोग को कोई मार नहीं सकता, अगर मारता है तो हम इसे कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, याद रखिएगा। तो इसलिए आदमी को बोल सकते हैं कि किसी का आदमी का जीवन नहीं छीन सकते हैं, इसलिए बोला गया। आर्टिकल कितना कहता है, तो आर्टिकल 21 के तहत क्या चीज
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कितना में है दोस्तों? तो आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 में क्या चाहिए दोस्तों? स्वेच्छा से विवाह करने का अधिकार, विदेश भ्रमण करने का अधिकार, निजता का अधिकार। किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 21 में। और आर्टिकल 21 के ए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। इसे जोड़ा गया है अमेंडमेंट के तहत, संशोधन करके जोड़ा गया है। क्या चीज? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार कितना में है? तो 21 से ए में। ये बहुत क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, एसएससी में तो और भरपूर पूछता है क्वेश्चन बार बार। क्या चीज? तो कितना अमेंडमेंट हुआ था दोस्तों? तो 86वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा। 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था? 2002 में दोस्तों, याद रखिएगा। 2002 में इसे जोड़ा गया 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार 21 के ए में। आर्टिकल कितना के? 21 के ए में जोड़ा गया क्या चीज? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार। कौन सा अमेंडमेंट के तहत? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, याद रखिएगा दोस्तों। और 21 में हम लोग पढ़े जीवन का अधिकार, निजता का अधिकार, चाहे विवाह करने का अधिकार, विदेश भ्रमण करने का अधिकार, हम लोग का जीने का अधिकार, ये सब कितना में है? तो आर्टिकल 21 में है दोस्तों। 21 के ए में हम लोग क्या चीज पढ़े दोस्तों? 21 के ए में क्या पढ़े हम लोग? तो इसमें क्या पढ़े हम लोग? 21 के में 6 से 14 वर्षों के लिए शिक्षा का अधिकार पढ़े दोस्तों। और आर्टिकल 22 देखते हैं दोस्तों। आर्टिकल 22 क्या बोल रहा है? तो गिरफ्तारी में संरक्षण। तो कंफ्यूजन नहीं हो दोस्तों कि पहले गिरफ्तारी या पहले अपराध। अपराध वाला हम लोग कितना पढ़े? आर्टिकल 20 में। तो याद रखिएगा कि अपराधी पहले हम अपराध करेंगे तभी गिरफ्तार होंगे। तो पहले आर्टिकल 20 के तहत मान लीजिए कोई अपराध किया, 22 के तहत उसको गिरफ्तारी किया गया। तो याद रखिएगा कि पहले आर्टिकल 20 उसके बाद 22। कंफ्यूजन, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट होगा एग्जाम में, क्वेश्चन दे देगा उसके बाद कि आर्टिकल 20 में गिरफ्तारी था कि आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी था, इस तरीक़ा से कंफ्यूजन हो जाता है। तो पहले आर्टिकल 20 में क्या था? अपराध वाला। आर्टिकल 22 में क्या था? तो गिरफ्तारी में संरक्षण। इसका आर्टिकल 22 में क्या है? तो गिरफ्तारी में संरक्षण। इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है दोस्तों गिरफ्तारी के संरक्षण में। पहला स्वतंत्रता क्या है दोस्तों? इसमें किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले कारण बताना होता है। जैसे मैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जैसे मैं आपको कोई पुलिस आई और आपको पकड़ के लेके जा रहा है, तो आप क्या चाहिए? आप चले जाइएगा साथ में। आपको पूछने का अधिकार है कि आप बताइए कारण क्या है। चाहे वारंट जिसको बोलते हैं, चाहे आप बोलिए कि वारंट है मेरे खिलाफ, वारंट इशू जिसको बोलते हैं, बोलिए कि वारंट दिखाइए, आप हमको गिरफ्तार करने आए तो दिखाइए कि वारंट क्या है, मेरे खिलाफ केस क्या है। तो वही मतलब पूछने का अधिकार है दोस्तों। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वो कारण पूछ सकता है पुलिस से। और इसमें क्या चाहिए दोस्तों? अगर मान लीजिए आपको गिरफ्तार कर भी लिया और गिरफ्तार करके कहाँ ले गया? थाना में। तो थाना में उसको रखने का अधिकार तो थोड़ी ना है दोस्तों। थाना में कोई गिरफ्तार करके थोड़ी रहता है, जेल में रहता है। तो थाना से उसको कितने दिनों में कोर्ट में पेश करना है? तो 24 घंटा के भीतर उसे सशरीर, मतलब शरीर पूरा, सशरीर का मतलब पूरा उसको प्रस्तुत करना, न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों, जिसमें यातायात एवं अवकाश को शामिल नहीं किया जाता। जैसे में आवागमन में अगर जिसको जो समय लगे, डिस्टेंस मिलता है, उसको नहीं जोड़ा जाता है, लेकिन 24 घंटा प्रॉपर जोड़ा जाता है। क्या चीज? कि 24 घंटा के अंदर उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आर्टिकल कितना के तहत? तो आर्टिकल 22 के तहत, याद रखिएगा दोस्तों। कितना? आर्टिकल 22 के तहत याद रखिएगा दोस्तों कि क्या चीज? गिरफ्तारी में संरक्षण में ही है कि 24 घंटा के अंदर किसी व्यक्ति को अगर कोई पुलिस गिरफ्तार कर लेता है तो उसे न्यायालय में 24 घंटा के अंदर प्रस्तुत करना पड़ता है। और इसका थर्ड में क्या है दोस्तों? गिरफ्तार व्यक्तियों को अपने मनपसंद के वकील रखने का अधिकार। जैसे में अगर मान लीजिए आप गिरफ्तार हो गए, तो गिरफ्तार हो गए तो आपका अधिकार है कि हमें निकलना है ना अगर जेल से, तो आपको क्या चाहिए? कि आपको अधिकार है कि आप अपने मनपसंद के वकील चुन सकते हैं। याद रखिएगा कितना? क्या चाहिए? कि अपने मनपसंद के वकील चुन सकते हैं। तो ये आर्टिकल 22 में क्या पड़े? गिरफ्तारी में संरक्षण, याद रखिएगा दोस्तों। अब आ गया शोषण का अधिकार, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। 23-24 की क्या चीज में आ जाता है? शोषण का अधिकार में। और शोषण के अधिकार में क्या चीज? शोषण से ही पता लग रहा है किसी के, मतलब हम किसी पर शोषण ना करें, किसी पर जबरदस्ती ना करें। इसमें क्या पढ़ना है दोस्तों? आर्टिकल 23 में कि मानव व्यापार और बंधुआ मजदूरी। किसी को हम मानव व्यापार नहीं कर सकते हैं। बंधुआ मजदूरी मतलब किसी को हम बंधुआ मजदूर बना करके नहीं रख सकते हैं कि आप मेरे के यहाँ काम ही कीजिए, पीढ़ी दर पीढ़ी जो काम करता है उसी तरीक़ा से कि आप किसी को बंधुआ मजदूरी, किसी से बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते हैं, मानव व्यापार नहीं करवा सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल
23 के तहत। आर्टिकल 24 क्या है दोस्तों कि 14 वर्ष से कम बच्चों को काम न करने का अधिकार। अगर 14 वर्ष से नीचे के बच्चों को आप काम करवाते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है दोस्तों। क्या चीज बोल रहा है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अगर आप काम करवाते हैं तो आप पर कार्रवाई की जा सकती है, मतलब काम ना करवाना चाहिए 14 वर्ष से बच्चों को। ये आर्टिकल कितना में है दोस्तों? तो आर्टिकल 24 में है। इसी को बोलते हैं बाल मजदूरी दोस्तों। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि बाल मजदूरी कितना आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 24 में, मतलब बच्चों को काम नहीं करवाने का अधिकार। आर्टिकल कितना में? तो आर्टिकल 24 में। आर्टिकल 24 में क्या है? 14 वर्ष से कम बच्चों को काम न करने का अधिकार। आर्टिकल 23 में क्या पढ़े? मानव व्यापार और बंधुआ मजदूर। याद रखिएगा दोस्तों। एक बार हम लोग क्या चीज अब आ गए हैं धार्मिक वाला में दोस्तों, धार्मिक शिक्षण का अधिकार वाला में। क्या चीज? धार्मिक। तो आर्टिकल 25 में क्या है दोस्तों? कोई भी व्यक्ति धर्म मानने एवं उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है दोस्तों। आर्टिकल 25 क्या बोलता है कि कोई भी व्यक्ति को कोई भी धर्म मान सकता है। जैसे में अगर आपको माने कि आप हिंदू धर्म को माने, मुस्लिम धर्म को माने, चाहे बौद्ध धर्म को माने, तो कोई भी व्यक्ति का अधिकार है क्या चीज कि हम कोई भी धर्म को मान सकते हैं और उस धर्म को प्रचार कर सकते हैं। ये जान लीजिए कि आप किसी धर्म को प्रचार कर सकते हैं, लेकिन आप किसी धर्म के प्रति आप क्या चीज उसके प्रति गलत नहीं बोल सकते हैं। अगर गलत बोलिएगा तो आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। किसी को मतलब इससे क्या समझ में मिलता है कि आप किसी को जिस धर्म को मान रहे हैं उसका प्रचार कीजिए और अगले धर्म को मतलब गाली ये सब मत दीजिए, मतलब क्या चाहिए उसको अवहेलना नहीं कीजिए, बल्कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार करके आप अपने धर्म को ऊपर ले जा सकते हैं। याद रखिएगा। आर्टिकल कितना में है? तो आर्टिकल 25 में। आर्टिकल 26 में क्या है दोस्तों? धार्मिक प्रबंधन का अधिकार। धार्मिक प्रबंधन करने का अधिकार का मतलब है दोस्तों कि आप अपने धर्म में जैसे यज्ञ करवा सकते हैं। क्या चीज? यज्ञ करवा सकते हैं, पूजा अर्चना करवा सकते हैं। इसमें कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए दोस्तों सरकार की तरफ से कि आप यज्ञ करवा सकते हैं, पूजा अर्चना करवा सकते हैं। ये आर्टिकल 26 में ही लिखा हुआ है दोस्तों। क्या चीज? धार्मिक प्रबंधन का अधिकार। याद रख सकते हैं। आर्टिकल 25 में कोई भी धर्म को मान सकता है, कोई भी धर्म को अपना प्रचार प्रसार कर सकता है। आर्टिकल 25 में। और धार्मिक प्रबंधन का अधिकार आर्टिकल 26 में। याद रखिएगा दोस्तों। आर्टिकल 27 में क्या है दोस्तों? आर्टिकल 27 में। आर्टिकल 27 में क्या चाहिए? धार्मिक कार्यों में संपोषित बोले तो पैसा। आप अपने जिस धर्म को मान रहे हैं तो उस धर्म में पैसा डोनेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कह सकता है सरकार कि आप इस धर्म को बढ़ावा देने के लिए क्यों पैसा दे रहे हैं। तो आप जिस धर्म को मान रहे हैं उस धर्म में आप पैसा डोनेट कर सकते हैं। आर्टिकल कितना के तहत? तो आर्टिकल 27 के तहत। आर्टिकल 28 क्या बोल रहा है दोस्तों कि धार्मिक शिक्षा। क्या चीज? धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने का अधिकार है दोस्तों। धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने का अधिकार। मतलब क्या बोल रहा है कि दोस्तों जैसे में कि कहीं कहीं धार्मिक शिक्षण का अच्छी लगता है दोस्तों, कहीं कहीं मतलब हर बाबा लोग चाहे मुस्लिम वाला में भी लोग वहाँ धर्म के लिए शिक्षा दिया जाता है दोस्तों, देखते ही हैं। तो वही आप उस शिक्षण संस्थान में जुड़ सकते हैं, जुड़ने का आपका अधिकार है। इसके लिए कोई मना नहीं करेगा। यही बोल रहा है कि आप धार्मिक शिक्षा ले सकते हैं, उपासना उपस्थिति होने का अधिकार है आपको। अब हम लोग क्या चाहिए आ गया दोस्तों? अल्पसंख्यकों के हितों का अधिकार और अल्पसंख्यकों के शिक्षण का अधिकार में आ गया दोस्तों। इसमें देखते हैं क्या चाहिए दोस्तों? क्या चाहिए कि अल्पसंख्यकों के हितों का अधिकार। हितों का अधिकार आर्टिकल 29 में है। आर्टिकल 29 में हितों का संरक्षण। हितों का संरक्षण करने का दोस्तों जैसे में अल्पसंख्यक बोले का मतलब जिसका मात्रा कम हो, मतलब जैसे में जनजातीय सब है दोस्तों, SC ST वाले हैं ST वाले हैं, उनका मतलब क्या चाहिए वो अल्पसंख्यक में आ जाते हैं एक तरीका से। जैसे में तो क्या चाहिए में अल्पसंख्यक में तो उन लोग का जैसे भाषा हो गया दोस्तों, उन लोग का जो मतलब रहन सहन है, उन लोग का मतलब प्रबंधन हित का संरक्षण करना चाहिए। उन लोग का जो मतलब क्या चीज बोल सकते हो उसका उन लोग का जो होता है ना जैसे फेस्टिवल हो गया तो उन लोग को फेस्टिवल का बढ़ावा देना चाहिए। उन लोग जो भी कर रहे हैं मतलब उन लोग को हल्का सा प्रोत्साहित करना चाहिए दोस्तों। हितों का उन लोग को हितों का संरक्षण, उन लोग का बचाव करना चाहिए दोस्तों अल्पसंख्यकों को। और आर्टिकल 30 में क्या है? अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्थान, मतलब शिक्षा संस्थान बनाना चाहिए। किसके लिए? तो अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा का अधिकार है दोस्तों। आर्टिकल 30 में। तो आर्टिकल 29 में क्या चीज पढ़े? अल्पसंख्यकों को हितों का संरक्षण और अल्पसंख्यकों को शिक्षा का अधिकार या शिक्षण का अधिकार, मतलब वहाँ संस्थान बनाना चाहिए दोस्तों अल्पसंख्यकों के लिए। आर्टिकल
30 के तहत हम लोग कितना आर्टिकल पढ़ चुके हैं दोस्तों? 14 से 30 पढ़ चुके हैं, 12 से 30 पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से हम लोग रिकॉल करते हैं दोस्तों। फर्स्ट में भुलाइएगा नहीं दोस्तों, इसको मौलिक अधिकार एक ही बार पढ़िए, लेकिन पूरा याद होना चाहिए दोस्तों। 12 में क्या पढ़े दोस्तों? राज्य की परिभाषा। 13 में क्या पढ़े? अल्पीकरण। अल्पीकरण मतलब क्या चीज? इस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार के सीमाओं का वर्णन किया गया है, याद रखिएगा दोस्तों। प्रमुख अनुच्छेद कौन कौन से पढ़े दोस्तों? अति क्या चीज? समता। कितने मौलिक अधिकार है? तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, और क्या चीज? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भीमराव अम्बेडकर ने हृदय एवं आत्मा कहा था दोस्तों। आर्टिकल 14 में क्या पढ़ा दोस्तों? विधि के समाज समानता या कानून के समाज संरक्षण, याद रखिएगा दोस्तों। विधि के समाज समानता कहाँ से? तो यूके, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया। कानून के समाज समानता कहाँ से लिया गया? तो यूएसए से। और अनुच्छेद 15 में क्या पढ़े दोस्तों? जन्म स्थान। जन्म स्थान के बारे में, जन्म स्थान चाहे जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। आर्टिकल 15 के 3 में क्या पढ़े? महिलाओं और बच्चों के विशेष उपबंध का निर्माण किया गया है दोस्तों। और सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग के लिए 15 के 4 में विशेष उपबंध किया गया है दोस्तों। 16 में नौकरियों में समानता, लोक नियोजन बोलते हैं जिसको। इसमें याद रखिएगा दोस्तों, बिहार दरोगा में पूछा था, क्या चीज पूछ दिया था? अफसर की समानता। तो अफसर की समानता इसी में आता है दोस्तों, लोक नियोजन में दोस्तों। अफसर की समानता, अफसर की समानता, अफसर की समानता किस आर्टिकल को कहते हैं? तो 16 को। आर्टिकल 16 के 4 में क्या चीज दोस्तों? समान प्रतिनिधित्व के लिए राज्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 17 में अस्पृश्यता, छुआछूत, कभी नहीं भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, छुआछूत। और आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, याद रखिएगा। 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 के ए में। 19 के बी में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार, सभा एवं समूह बनाने का अधिकार। 19 के सी में। 19 के डी में क्या चाहिए दोस्तों? आवागमन का अधिकार। 19 के ई में आवास करने का अधिकार, कहीं निवास करने का अधिकार, याद रखिएगा। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया दोस्तों। जी, कोई भी पेशा चुन सकता, कहीं भी कर सकता है दोस्तों, भारत में कहीं भी जाके कोई भी रोजगार कर सकता है, याद रखिएगा। आर्टिकल 19 के जी में। और आर्टिकल 20 में क्या बोल रहा है दोस्तों? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। 21 में क्या पढ़े? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। 21 के ए में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा। 21 में क्या चीज पढ़े? निजता का अधिकार एवं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता पढ़े दोस्तों। आर्टिकल 22 में क्या पढ़े? गिरफ्तारी में संरक्षण। और आर्टिकल 23 में क्या पढ़े? मानव व्यापार और बंधुआ मजदूर। और 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम न करने का अधिकार। और 25 में क्या पढ़े दोस्तों? कोई भी धर्म मानने या धर्म प्रचार करने का अधिकार है, आर्टिकल 25 में। आर्टिकल 26 में क्या दोस्तों? धार्मिक प्रबंधन का अधिकार है दोस्तों, याद रखिएगा। आर्टिकल 27 में क्या चाहिए? धार्मिक कार्यों में संपोधित यानी पैसा दे सकता है दोस्तों। और अनुच्छेद 28 में क्या चाहिए? धार्मिक शिक्षा, उपासना एवं उपस्थित होने का अधिकार है दोस्तों। 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में, के संरक्षण के बारे में बात किया गया। और 30 में क्या किया गया? अल्पसंख्यकों को शिक्षा का अधिकार देने के बारे में बात किया गया। और आर्टिकल 31 देखते हैं दोस्तों हम लोग। 31 गैप हो गया दोस्तों। 31 हम लोग शुरू में ही पढ़े दोस्तों कि संपत्ति का अधिकार। आर्टिकल 31 में क्या था? संपत्ति का अधिकार, जो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया था दोस्तों। यहाँ पढ़े, देखिए ये क्या चीज पढ़े दोस्तों? ये आर्टिकल 31 में ही था। क्या चीज? ये आर्टिकल 31 में ही हम लोग पढ़ने को मिलता है दोस्तों। क्या चीज? संपत्ति का अधिकार था, जो अब कानूनी अधिकार बन गया। 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया दोस्तों। कब? 1978 में। और इसे कानूनी अधिकार बना करके कहाँ जोड़ दिया गया है? तो याद रखिएगा 300 आर्टिकल कितना में? आर्टिकल 300 के क्या में, याद रखिएगा दोस्तों। आइए हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 हम लोग शुरू में ही पढ़े दोस्तों कि आर्टिकल 32 को ही क्या चीज बोला गया है कि भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा। क्यों कहा है दोस्तों? क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या चीज इसमें बात किया गया है कि अगर आपका कोई मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है, कोई मौलिक अधिकार छीन रहा है, अगर कोई आपका मौलिक अधिकार छीन रहा तो आप इसके तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं दोस्तों। सोच लीजिए कि मौलिक अधिकार का आपका कोई हनन कर रहा है तो आर्टिकल
32 के तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसीलिए आर्टिकल 32 को इतना इम्पोर्टेंट माना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। इसके तहत ही जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों मतलब जो मौलिक अधिकार का हनन ना हो, इसके तहत ही 5 रीट जारी करता है दोस्तों। रीट क्या होता है उसको भी हम लोग देखते हैं दोस्तों। क्या चीज पढ़ते आगे, संवैधानिक उपचार अधिकार मूल अधिकारों के न्यायिक संरक्षण के लिए, मतलब तो मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय 5 प्रकार के विशेष आदेश जारी करते हैं जिन्हें रीट कहते हैं दोस्तों। रीट किन्हें कहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय 5 प्रकार के विशेष आदेश जारी करता है, उसी को क्या चीज बोलते हैं? तो रीट, मतलब 5 तरह के विशेष निर्देशन देता है दोस्तों, निर्देश देता है, उसी को रीट बोलते हैं। आइए हम लोग 5 रीट को देखते हैं दोस्तों। पांचों रीट में पहला रीट क्या चाहिए दोस्तों? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण किसको बोलते हैं दोस्तों? इसके तहत न्यायालय किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटा के अंदर न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश जारी करता है। एकदम सिंपल है दोस्तों, इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या चीज इसमें पढ़े दोस्तों कि इसमें 24 घंटा के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करना। अगर कोई व्यक्ति तो नहीं पकड़ेगा दोस्तों, कोई पुलिस आपको पकड़ लिया तो 24 घंटा के अंदर उसको कोर्ट में आपको कोर्ट में पेश करने का अधिकार किसको है? पुलिस वालों को। अगर नहीं करता तो आप पुलिस के खिलाफ भी कंप्लेंट कर सकते हैं कि हमें 24 घंटा के पहले से, मतलब 2 दिन से पकड़े हुए हैं, तो इसके लिए भी आप न्यायालय में आवाज उठा सकते हैं, याद रखिएगा। और क्या चीज दोस्तों? परमादेश का मतलब का शाब्दिक अर्थ क्या चीज होता है दोस्तों? इसका शाब्दिक अर्थ से ही समझिएगा कि हम आदेश देते हैं। इसका अर्थ से ही समझिएगा क्या चीज कि हम आदेश देते हैं। इसका कहने का निर्देशन क्या चाहिए दोस्तों? यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को क्या चीज, यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन न कर रहा हो। जैसे में न्यायालय कब जारी करता है ये चीज, परमादेश आदेश कब देता है? जब कोई पदाधिकारी अपना कर्तव्यों का पालन सही से नहीं कर रहा हो, तब ये निर्देश जारी करता है। कौन? परमादेश के ये रीट जारी करता है। कौन करता? तो ऊपरी न्यायालय ही ना जारी करेगा, सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा, चाहे हाई कोर्ट जारी करेगा, यही। और हाई कोर्ट कितना कहता है दोस्तों? याद रखिएगा, हाई कोर्ट कितना के तहत हम लोग पढ़े भी आर्टिकल 226 के तहत। सुप्रीम कोर्ट कितना के तहत? आर्टिकल 32 के तहत। हम लोग यहाँ पढ़े ना, क्या चीज, कहाँ पढ़े थे? यहाँ पढ़े ना, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को रीट जारी करते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय, मतलब उच्चतम न्यायालय क्या चीज? सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करने का अधिकार है। और आप क्या चीज पढ़ते हैं दोस्तों कि परमादेश हो गया, 2 हो गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश। आप क्या चीज पढ़ रहे हैं? तो प्रतिषेध कहने का मतलब क्या चाहिए दोस्तों? इसका शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। प्रतिषेध का मतलब आपको सुन करके लग रहा है, प्रतिषेध मतलब क्या चीज होता है? रोकना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या चीज होता है? रोकना। तो इस रीट के आधार पर ऊपरी न्यायालय निचली न्यायालय को रोक लगाता है। रोक कब लगाता है दोस्तों? जैसे में आपका जो कार्य है, निचला न्यायालय का जो कार्य है, आप उस कार्य से जितना आपका लिमिट है, जैसे मैं आपको मान लीजिए पॉलिटी पढ़ना, अब मान लीजिए कि आप जितना आप अपने हद तक ही काम कर सकते हैं। सीधा याद रखिएगा कि आप हर आदमी का एक हद होता है, वही आप अपने हद तक के काम कर सकते हैं। अगर हद के पार अगर आप काम कर रहे हैं तो ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को क्या चीज रोकता है। वही यही बोला गया है कि ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को रोकता है। किसके तहत? और प्रतिषेध के तहत। अधिकार परीक्षा इसी से रिलेटेड है दोस्तों, याद रखिएगा। जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया जिस पर उसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है, तब न्यायालय उसे अधिकार परीक्षा द्वारा पद से कार्य करने से वंचित कर सकता है। अगर मान लीजिए आप फर्जी काम कर रहे हैं, फर्जी दरोगा बन के काम कर रहे हैं, फर्जी कुछ भी कर रहे हैं, तो न्यायालय आप पर एक्शन लेगी। किसके तहत? तो अधिकार परीक्षा के तहत। याद रखिएगा दोस्तों। उत्प्रेषण किसको बोलते हैं दोस्तों? उत्प्रेषण जब कोई व्यक्ति निचली अदालत या सरकारी
अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके विचाराधीन मामले को उससे लेकर उससे ऊपर अदालतों को हस्तांतरित कर देता है। जैसे में क्या चीज़ बोल रहा है कि आपका जो काम है दोस्तों, अगर निचली अदालत में नहीं हो रहा तो आप हस्तांतरित करके ऊपरी न्यायालय में भेज सकते हैं। याद रखिएगा किसके तहत, तो उत्प्रेषण के तहत, उत्प्रेषण के तहत। और याद रखिएगा दोस्तों कि आर्टिकल हम लोग 32 तक कर लिए हैं। आर्टिकल 33 क्या है, आर्टिकल 34 क्या है और आर्टिकल 35, 3 आर्टिकल बचा हुआ है दोस्तों। तीनों आर्टिकल को हम लोग देख लेते हैं। क्या चीज कि सैन्य बलों एवं अर्धसैनिक बलों, इसमें याद रखिएगा कि सैन्य बलों और अर्धसैनिक बलों मतलब जो सेना और सशस्त्र बल जो होते हैं दोस्तों, उन लोग का मौलिक अधिकार सीमित होता है दोस्तों। कुछ मौलिक अधिकार, कुछ % जो मौलिक अधिकार का है वो छीन लिया जाता है। आर्टिकल कितना के तहत, तो आर्टिकल 33 के तहत अर्धसैनिक बलों के कार्यरत लोगों के लिए मूल अधिकार का प्रतिबंध किया जाता है। मतलब सैनिक और सशस्त्र बलों का मौलिक अधिकार कुछ हद तक छीन लिया जाता है, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 34 को 34 के तहत क्या चीज, यदि किसी क्षेत्र में सैन्य अधिनियम बोले तो मार्शल लॉ कहने का अर्थ क्या चीज है, मार्शल लॉ कब लागू होता है कोई क्षेत्र में, जब युद्ध हो जाए, चाहे दंगा हो जाए किसी भी तरीका का, चाहे वहाँ दंगा हो जाए, चाहे युद्ध हो जाए, उस समय क्या चीज हो जाता है दोस्तों, मार्शल लॉ यानी सैनिक कानून लागू हो जाता है। तो उस समय क्या चीज दोस्तों कि उस समय क्या होता है कि मूल अधिकार को स्थगित कर दिया जाता है। अब स्थगित कुछ मूल अधिकार को, जैसे मैं पूरा आपातकाल के समय में अब हमेशा सारा, जैसे एक आर्टिकल 21 के तहत में हम लोग क्या पढ़े कि जीवन जीने का अधिकार है, तो उसको भी हटा देगा मार्शल लॉ में, जीवन जीने का अधिकार तो नहीं हटा सकता है। तो ही हम लोग पढ़ेंगे जब आपातकाल पढ़ेंगे दोस्तों अलग चैप्टर में, उसमें पढ़ेंगे कौन कौन सा मौलिक अधिकार सस्पेंड नहीं होता है वो भी पढ़ेंगे। अब किस आर्टिकल के तहत नहीं होता, तो आर्टिकल शायद देखिए आर्टिकल 359 के तहत क्या चीज होता है कि आर्टिकल 20 और 21 को हम लोग खत्म नहीं कर सकते हैं। उसी तरीका से तो आर्टिकल 34 में क्या बोल रहा है कि जब सैन्य शासन चाहे मार्शल लॉ लागू हो जाए तो मूल अधिकार को स्थगित कर दिया जाता है दोस्तों। आर्टिकल 35 क्या है दोस्तों कि मूल अधिकार पर कानूनी बनाने का अधिकार किसको है, तो संसद को है। याद रखिएगा इस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो संसद को है। याद रखिएगा एक बार फिर से याद करते हैं 33 क्या पढ़े हम लोग कि 33 में हम लोग क्या पढ़े कि सैनिक या सशस्त्र बलों को जो है उन लोग का जो मौलिक अधिकार है दोस्तों, उन लोग का मौलिक अधिकार क्या चीज छीन लिया जाता है कुछ %। और क्या चीज 34 में क्या पढ़े, मार्शल लॉ के समय भी लोगों का मौलिक अधिकार स्थगित कर दिया जाता है। और 35 में क्या पढ़े कि सैनिक कानून लागू होने पर, सैनिक कानून जब लागू हो जाता है, मार्शल लॉ जब लागू हो जाता है दोस्तों, तो क्या चीज मार्शल लॉ जब लागू हो जाता है तो क्या चीज 35 पढ़ रहे हैं दोस्तों, मौलिक अधिकार के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो संसद का है। और 34 में क्या पढ़े, मार्शल लॉ लागू हो जाने पर व्यक्तियों का मौलिक अधिकार स्थगित हो जाता है दोस्तों। याद रखिएगा 35 में मौलिक अधिकार के कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो संसद को है। एक पॉइंट और पढ़ना दोस्तों, इससे भी क्वेश्चन बहुत बनता है। याद रखिएगा कि क्या चाहिए, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार, क्या चाहिए, केवल भारतीय नागरिकों को। जैसे अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 29 है, अनुच्छेद 30 है। ये जो आर्टिकल है दोस्तों, जितना आर्टिकल है ये केवल क्या चाहिए, केवल भारतीयों को प्राप्त है। याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे पूछता है इसमें कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद केवल भारतीयों को प्राप्त है। चाहे क्वेश्चन इसमें इसे एक ऑप्शन उठा देगा और 3 गो अलग दे देगा, तो वैसे बनेगा। चाहे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीयों को नहीं प्राप्त है, 3 गो इसमें से डाल देगा, एक अलग से डाल देगा, वही आंसर हो जाता है। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों कि जो केवल भारतीयों को प्राप्त है वो कितना, कौन कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 30। तो सिंपल से याद रखिएगा 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16 बार बार रिकॉल कीजिएगा, ऐसे याद हो जाएगा। 15, 16, 19, 29, 30 याद रखिएगा। 15, 16, 19, 29, 30 याद रखिएगा दोस्तों। और हम लोग जान सकते हैं दोस्तों इसमें कि मौलिक अधिकार को अगर कुछ थोड़े समय के लिए अगर हमको प्रतिबंध लगाना है दोस्तों, अगर मौलिक अधिकार पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगाना, जैसे में राष्ट्रपति लगाता है आपातकाल के समय
प्रतिबंध, तो क्या चीज़ होता है, वो थोड़े समय के लिए निलंबन कौन करेगा दोस्तों, याद रखिएगा, निलंबन कौन करेगा, थोड़ा समय के लिए निलंबन, थोड़ा समय के लिए, याद रखिएगा, थोड़ा समय के लिए, कुछ समय के लिए निलंबन कौन करेगा, तो राष्ट्रपति, याद रखिएगा दोस्तों, कौन, राष्ट्रपति करेगा दोस्तों। और क्या चीज़ बोल रहा है कि पूरा स्थगन, मतलब स्थगित कौन करेगा, मतलब कोई भी ऐसा मौलिक अधिकार जो नागरिकों को कष्ट पहुंचा रहा है, मतलब उससे नागरिक को दिक्कत हो रहा है, तो उसको पूरा से रद्द कौन कर देगा, तो संसद का रद्द करने का अधिकार है दोस्तों। किसको, मौलिक अधिकार को। अभी पढ़े आर्टिकल 35 कहता थे कि मौलिक अधिकार पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो संसद को है, लेकिन थोड़ा समय के लिए निलंबन करने का अधिकार किसको है, तो राष्ट्रपति को है, याद रखिएगा ये दोनों दोस्तों। और मौलिक अधिकार का संरक्षक किसे माना जाता है, आर्टिकल 32 में हम लोग पढ़े कि मौलिक अधिकार पर अगर कोई हम लोग का हनन करता है तो ये इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, तो कहाँ जाएंगे, तो सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जा सकते हैं दोस्तों, डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं, ये याद रखिएगा। आर्टिकल 32 इतना पावरफुल है। और हम लोग याद रखिएगा एक पॉइंट दोस्तों, क्या चीज़ कि यह न्यायालय में परिवर्तनीय है दोस्तों, परिवर्तनीय है, क्या चीज़, यह न्यायालय में परिवर्तनीय है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी बनता है दोस्तों कि इनमें से कौन न्यायालय में परिवर्तनीय है, उसमें ऑप्शन में डाल देता है दोस्तों, क्या चीज़, मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य की नीति निर्देशकता, तो क्या चीज़, यह न्यायालय में परिवर्तनीय है, मतलब न्यायालय में इसके लिए हम आवाज़ उठा सकते हैं, किसके लिए, तो मौलिक अधिकार के लिए दोस्तों, याद रखिएगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। मौलिक अधिकार, आशा करते हैं ये अच्छा से समझ में आया होगा, और इसका अगर वीडियो समझ में आया दोस्तों तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और इसका इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाग 4 के साथ दोस्तों। जय हिंद।